बीजेपी और कांग्रेस यही वो दो दल हैं जो देश में सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और सबसे ज्यादा सीटों पर आमने सामने भी होते हैं। इन दोनों के मजबूत गढ़ का एक आकलन देखिए। बीजेपी के पास 95 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी पिछले 3 लोकसभा चुनाव से जीत रही है, जबकि कांग्रेस केवल 17 सीटों पर ही पिछले 3 लोकसभा चुनाव जीती है। बीजेपी शायद इसीलिए भी 400 सीटों की गारंटी दे रही है, क्योंकि 173 सीटें ऐसी हैं जहां कम से कम 2 बार के लोकसभा चुनाव यानी 19 और 14 में बीजेपी लगातार जीती, जबकि 34 सीट ही कांग्रेस के पास ऐसी हैं जिन्हें केवल गढ़ कहा गया है। बीजेपी की कमजोर सीटें 76 हैं, जहां पिछले 3 में से केवल 1 चुनाव में बीजेपी जीती, और कांग्रेस की ऐसी 183 सीटें हैं जहां 3 में से केवल 1 चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार ने जीता। पिछले 3 चुनाव में 199 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी कभी नहीं जीती और 309 सीट ऐसी हैं जहां कभी कांग्रेस नहीं जीती। इन आंकड़ों के आधार पर अब हम एक्सिस माई इंडिया के निदेशक प्रदीप गुप्ता से बात करते हैं। हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है जो बीजेपी 370 सीट जीतने की बात कह रही है और एनडीए के तो 400 पार जाने की बात कह रही है। देखिए, संभव तो कुछ भी है राजनीति में। रह गई बात प्रधानमंत्री जी की, जो उन्होंने कहा कि बीजेपी की खुद की 370 सीटें और एनडीए की 400 के पार। तो मैं इतना कह सकता हूं कि 2019 के चुनाव में एनडीए की 352 सीटें थी। उसमें से मान लिया जाए कि शिवसेना अब एनडीए का हिस्सा नहीं है और नीतीश कुमार, जिनकी की अच्छी खासी 16 सीटें थी और शिवसेना की 19 सीटें थी, तो उसके बाद जो है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दो चीजों का, यदि दो चीजें होती हैं तो बीजेपी के लिए ये आसान होगा। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, सबसे पहली चीज है कि ज्यादा के ज्यादा सीटों के ऊपर यदि अपोजिशन, विपक्ष का एक कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ और मल्टीपल कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो कहने का मतलब है कि विपक्ष के वोटों का बंटवारा होता है, तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। प्रदीप जी, रहिए हमारे साथ, क्योंकि राजनीति में वोट बढ़ने घटने से ही सीटों में बड़ा फेर बदल हो जाता है। तब एक और हिसाब चुनावी वोट शास्त्र का हम दिखाते हैं पहले आपको। इसमें हमने 2019 की सीटों के आधार पर 5% वोट शेयर के घटने या बढ़ने के आधार पर अनुमान लगाया है, जो कहता है कि 5% वोट अगर बीजेपी का घट जाए तो वो 223 सीटों पर आ सकती है, जबकि 5% वोट बढ़ जाए तो सीटें 342 तक जा सकती हैं। इसी तरह कांग्रेस को 5% ज्यादा वोट मिलते हैं तो सीट 97 तक जा सकती है, लेकिन वोट 5% घट जाए तो सीट 21 तक भी गिर सकती है। तब ये चीज हम आपसे समझना चाहते हैं प्रदीप जी कि कई राज्य ऐसे रहे जहां पर बीजेपी ने सर्वाधिक जितनी सीटें थी वो सब जीत ली थी। तो अब बीजेपी की सीट अगर बढ़नी है तो कहां से बढ़नी है? बीजेपी को अपने खुद का परफॉर्मेंस अच्छा करना होगा। एनडीए जो 352 पिछली बार था, जो कि अब वो कह रहे हैं 400 के पार, तो कहने का मतलब इतनी सीटें आने के लिए बीजेपी को 6 जो बड़े राज्य हैं और महत्वपूर्ण हैं, जहां पर कि बीजेपी के सीटों के बढ़ने की उम्मीद है। बाकी सब राज्यों में तो अच्छी खासी सीटें बीजेपी ने 19 में लेके आ चुके हैं, और ये राज्य हैं बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र में। मैं इसलिए कह रहा हूं, पिछली बार अच्छी खासी 48 में से 41 सीटें आई थी एनडीए की, लेकिन उसमें भी एक स्कोप अभी भी बढ़ने का है और कम होने का भी स्कोप है, क्योंकि अब शिवसेना, जो उद्धव सेना है, वो अलग है और शिंदे सेना जो है बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल है। तो और उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट है तमिलनाडु और बिहार। बिहार की परिस्थिति, बीजेपी और एनडीए ने पिछली बार 40 में से जो 39 सीटें जीती थी, इस बार परिस्थितियों में थोड़ा परिवर्तन है, क्योंकि अब नीतीश कुमार वापस आ गए। बट सवाल अभी ये बनता है कि क्या नीतीश कुमार की उतनी ताकत है जो 2019 में हुआ करती थी, या अब उसके वो बहुत नीचे आ चुके हैं। एक ये सवाल देखने का होगा। और क्या बीजेपी अपना 19 का प्रदर्शन जो था, 40 में से 39 सीटें जीतने का, क्या उसको रिपीट कर पाती है? तो इन यदि 6 स्टेट्स के अंदर बीजेपी 2 में, महाराष्ट्र और बिहार में, अपनी पुरानी टैली को थोड़ा सा यदि बढ़ाए ना तो कम से कम उतना लाने में सक्षम हो, और बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु,
और कर्नाटक, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं कि इनके अंदर यदि बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। जो प्रधानमंत्री मोदी ने 370 सीटें बीजेपी के लिए कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रदीप गुप्ता की बातों को आपने सुना। विपक्ष कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री का और एनडीए का अहंकार है कि 400 की बात की जा रही है, लेकिन बीजेपी के नेता कहते हैं नहीं, ये विश्वास है। क्या प्रधानमंत्री ने 400 पार वाली गारंटी इसीलिए भी दी क्योंकि जो इंडिया गठबंधन जुलाई में बनकर नरेंद्र मोदी को हराने की ताल ठोक रहा था, वो जनवरी आते आते खुद ही आपस में लड़ने लगा। ऐसी स्थिति में 4 तस्वीरों से हम आपको समझाते हैं। 2019 के नतीजों में सीन 1 देखें तो पाते हैं कि 190 सीट देश में ऐसी रही जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला रहा। 175 सीटें उनमें से बीजेपी ने जीती, 15 सीटें कांग्रेस जीत पाई। अब सवाल यह है कि क्या यहां पर विपक्ष का गठबंधन एक होकर अपना उम्मीदवार उतार दे तो कहानी बदल सकती है? जवाब है ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि 136 सीट यानी 72% सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के अलावा किसी अन्य क्षेत्रीय दल का रोल लगभग न के बराबर है। दावा है कि इस लड़ाई में केवल 13 सीट ऐसी हैं जहां तीसरे नंबर पर रही पार्टी का वोट भी कांग्रेस को मिल जाता तो बीजेपी हारती, यानी बहुत बड़ा खेल यहां नहीं हो सकता। इसके बाद अब सीन 2 पर नजर डालते हैं। 2019 में बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच 185 सीटों पर मुकाबला रहा है। इनमें पिछले चुनाव में बीजेपी 128 सीट जीती, जबकि क्षेत्रीय दलों ने 57 सीट जीती। अब सवाल है कि क्या विपक्षी गठबंधन एकता करके अपना संयुक्त उम्मीदवार यहां उतारे तो स्थिति बदल जाएगी? आंकड़े कहते हैं कि इस तरह की 185 में से 128 सीटें हैं जहां कांग्रेस खुद ही बहुत मजबूत नहीं है, उसका रोल बहुत बड़ा यहां पर नहीं है। लेकिन दावा है कि यहां 35 सीटें ऐसी हैं जहां अगर तीसरे नंबर पर रही पार्टी का वोट क्षेत्रीय दल के साथ जोड़ दिया जाए तो बीजेपी को हार मिल सकती है। इसके बाद अब सीन 3 देखिए। 543 लोकसभा सीट में से 130 सीट ही 2019 में ऐसी रही हैं जहां तीसरे नंबर पर रहने वाले दल ने हार जीत के अंतर से ज्यादा वोट हासिल किए। ऐसी सीटों पर बीजेपी 48, क्षेत्रीय दलों ने 55 और कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी। यानी मतलब यह है कि वोट का बंटना केवल बीजेपी नहीं बल्कि सभी दलों के लिए फायदेमंद हुआ था। और चौथा सीन भी देखिए, यह कहता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन सीटों पर 50% या उससे अधिक वोट पाए थे और जीत दर्ज की थी, उनमें से 120 सीटें ऐसी थीं जहां उसका कांग्रेस से सीधा मुकाबला था। ये सीटें गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों की थी जहां क्षेत्रीय दलों का कोई बड़ा रोल नहीं है।